तो दोस्तों 50 शॉट्स डार्क नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें 2017 में देखने को मिली थी। ये एक अमेरिकन मूवी थी जो कि एक तरह से लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई थी। 2015 की फिल्म फेस्टिवल में इसे शेड्यूल ऑफ ग्रीन स्किल्स में भी रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ इसे और भी कई जगह रिलीज़ किया गया था। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दे, अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। 50 शेड्स डार्कर 2017 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स फोले ने किया है और लेखन नियाल लियोनार्ड ने किया है, जो ईएल जेम्स के 2012 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। माइकल डी लुका प्रोडक्शंस और ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित, यह 50 शेड्स फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त और 2015 की फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे का सीक्वल है। फिल्म में डकोटा जॉनसन और जेमी डोर्नन ने क्रमशः अनास्तासिया स्टील और क्रिश्चियन ग्रे की भूमिकाएं निभाई है, जबकि एरिक जॉनसन, एलोइस ममफोर्ड, बेला हीथकोट, रीटा ओरा, ल्यूक ग्रिम्स, विक्टर रसुक, किम बेसिंगर और मार्सिया गे हार्डन सहायक भूमिकाओं में है। 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे की रिलीज से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों में उच्च प्रत्याशा थी। जब पहली फिल्म का प्रीमियर फरवरी 2015 में न्यूयॉर्क सिटी में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में हुआ, तो सीक्वल पर काम तुरंत शुरू हो गया। नवंबर 2015 तक फोली और लियोनार्ड को क्रमशः दोनों सीक्वल निर्देशित करने और लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे 2016 में एक के बाद एक शूट किया जाना था। मुख्य फोटोग्राफी शुरू में जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी। हालांकि बाद में लियोनार्ड द्वारा स्क्रिप्ट खत्म करने में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 50 शेड्स डार्कर और इसके सीक्वल 50 शेड्स फ्रीड 2018 का फिल्मांकन अंततः 9 फरवरी 2016 को पेरिस और वैंकूवर में शुरू हुआ। 50 शेड्स डार्कर का प्रीमियर 7 फरवरी 2017 को जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ और इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 10 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म ने अपने $55 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $381 मिलियन की कमाई की, लेकिन इसकी पटकथा, अभिनय और कथा के लिए प्रतिकूल समीक्षा प्राप्त हुई। हालांकि कुछ प्रदर्शनों को कुछ प्रशंसा मिली। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन मिले, जिसमें सबसे खराब फिल्म, सबसे खराब अभिनेता डॉर्नन और सबसे खराब अभिनेत्री जॉनसन शामिल है, और सबसे खराब प्रीक्वल, रीमेक, रिप या सीक्वल और सबसे खराब सहायक अभिनेत्री बेसिंगर के लिए 2 पुरस्कार जीते। 4. कथानक। एनास्तासिया स्टील के क्रिश्चियन ग्रे को छोड़ने के बाद उसे अपने दुर्व्यवहार भरे बचपन के बारे में बुरे सपने आते हैं। इस बीच एना सिएटल इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग (SIP) के संपादक जैक हाइड के सहायक के रूप में एक नई नौकरी शुरू करती है, जिसके पिछले 3 सहायकों ने बिना किसी सूचना के केवल 18 महीनों के भीतर नौकरी छोड़ दी। एना अपने दोस्त जोस रोड्रिगेज की फोटोग्राफी प्रदर्शनी के उद्घाटन के समय क्रिश्चियन से मिलती है। वह निराश है कि क्रिश्चियन ने जोस से उसके सभी चित्र खरीदे। वह उसे वापस चाहता है और उसकी कोई नियम नहीं, कोई सजा नहीं और कोई रेहे से नहीं शर्तों से सहमत है। वह उसे यह भी बताता है कि उसकी जन्म मां एक क्रैकादी सेक्स वर्कर थी। जब जैक और एना काम के बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं, तो सड़क पर एक युवती उनसे मिलती जुलती दिखाई देती है। क्रिश्चियन बार में आता है और जैक के प्रति शांत रहता है, फिर जल्दी से एना के साथ चला जाता है। वह क्रिश्चियन की उसकी प्रतिष्ठा के बारे में चेतावनी को खारिज कर देती है और इस बात से नाराज होती है कि वह सिर्फ खरीदने पर विचार कर रहा है। जैक एना से कहता है कि वह उम्मीद करता है कि वह न्यूयॉर्क बुक एक्सपो ट्रिप पर उसके साथ जाए, लेकिन क्रिश्चियन से बात करने के बाद वह नहीं जाने के लिए सहमत हो जाती है। कुछ ही समय बाद एना फिर से उसी महिला को दूर से उन्हें देखता हुआ देखती है। क्रिश्चियन उसकी पहचान के बारे में जवाब देने से बचता है, लेकिन बाद में बताता है कि वह लीला विलियम्स है, जो एक पूर्व अधीनस्थ है। उनके अनुबंध के समाप्त होने के बाद वह और चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहता था।
लीला ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो बाद में मर गया, जिससे उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। वह तब से उसका पीछा कर रही है। ग्रे परिवार की वार्षिक चैरिटी बॉल से पहले क्रिश्चियन एना को एलेना लिंकन के स्वामित्व वाले ब्यूटी सैलून एस्क्लेवा में ले जाता है। एक पारिवारिक मित्र, वह क्रिश्चियन की पूर्व प्रमुख भी है, जिसने नाबालिग होने पर उसका यौन उत्पीड़न करके उसे बीडीएसएम जीवनशैली से परिचित कराया था। एना इस बात से नाराज है कि क्रिश्चियन उसे वहां ले गया था और उसके बाद वे दोनों बिजनेस पार्टनर है। बॉल में क्रिश्चियन की बहन मिया ने बताया कि उसे झगड़े के कारण 4 अलग-अलग स्कूलों से निकाल दिया गया था। बॉल के दौरान एना ने एलेना की मांग को ठुकरा दिया कि वह क्रिश्चियन को छोड़ दे और एलेना को दूर रहने की चेतावनी दी। घर पहुंचने पर वह और क्रिश्चियन को पता चलता है कि लीला ने एना की कार में तोड़फोड़ की है। डरे हुए वे वहां से निकलकर क्रिश्चियन की नौका पर जाते हैं, जहां वे दिन भर नौका विहार करते हैं। क्रिश्चियन एना को बताता है कि उसकी जैविक मां ने ओवरडोज ले लिया और मर गई। वह अस्पताल ले जाने से पहले 3 दिनों तक उसके शरीर के साथ अकेला था, जहां डॉ. ग्रेस ट्रेवेलियन ग्रे काम करती थीं। उन्होंने छोटे लड़के की देखभाल की और बाद में उसे गोद लिया। काम पर वापस आने पर एना को बताया जाता है कि उसे न्यूयॉर्क में एक एक्सपो में भाग लेना चाहिए, जहां जैक उसे जाने से मना करता है, जिससे उसके और क्रिश्चियन के बीच कुछ तनाव पैदा होता है। जब एना जैक से कहती है कि वह उसके साथ एक्सपो में नहीं आएगी, तो वह काम पर अकेले होने पर उसका यौन शोषण करने का प्रयास करता है, लेकिन वह उससे बचकर भाग जाती है। क्रिश्चियन जैक को नौकरी से निकालने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है और एना को उसकी जगह कार्यकारी संपादक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। क्रिश्चियन एना से उसके साथ रहने के लिए कहता है और वह सहमत हो जाती है। एना के अपार्टमेंट में लीला, जो उसका इंतजार कर रही थी, उसे बंदूक दिखाकर धमकाती है। क्रिश्चियन और उसका ड्राइवर, बॉडीगार्ड जेसन टेलर अंदर आते हैं और क्रिश्चियन लीला को एक बार फिर से हावी होकर हथियारहीन कर देता है। एना उसके हावी होने की जरूरत को देखकर बहुत परेशान हो जाती है, वहां से चली जाती है और कई घंटे बाद उसके अपार्टमेंट में लौटती है। क्रिश्चियन उसकी अप्रत्याशित अनुपस्थिति पर क्रोधित होता है, लेकिन एना कहती है कि उसे अपने रिश्ते पर विचार करने के लिए समय चाहिए। एना के उसे छोड़कर जाने के विचार से व्याकुल होकर वह विनम्रतापूर्वक अपने घुटनों पर गिर जाता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह एक हावी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सैडिस्ट है जो अपनी जन्म मां, एना की तरह जैसी दिखने वाली महिलाओं को चोट पहुंचाने का आनंद लेता है। वह जोर देकर कहता है कि वह बदलना चाहता है। बाद में क्रिश्चियन प्रपोज करता है, लेकिन एना कहती है कि उसे स्वीकार करने से पहले इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए। क्रिश्चियन एक व्यावसायिक यात्रा पर निकलता है, अपने खुद के हेलीकॉप्टर को चलाता है। माउंट सेंट हेलेंस पर एक इंजन फेल हो जाता है, जिससे उसे घने जंगल वाले इलाके में विमान को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक बड़े पैमाने पर खोज और बचाव शुरू होता है। जब एना भयभीत होकर खबर का इंतजार कर रही होती है, तो वह सुरक्षित घर पहुंच जाता है। एना को एहसास होता है कि वह उससे कितना प्यार करती है, इसलिए वह उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। क्रिश्चियन के जन्मदिन पर एलेना एना पर सोने की खोज करने का आरोप लगाती है। एना उसे हस्तक्षेप करना बंद करने का आदेश देती है। क्रिश्चियन सुन लेता है और एलेना से कहता है कि उसने उसे कैसे संभोग करना है सिखाया, जबकि एना ने उसे कैसे प्यार करना है सिखाया। ग्रेस बातचीत सुन लेती है और एलेना से हमेशा के लिए चले जाने की मांग करती है। क्रिश्चियन भी उसके साथ सभी संबंध तोड़ देता है। उस शाम बाद में क्रिश्चियन औपचारिक रूप से एना को प्रपोज करता है, इस बार एक अंगूठी के साथ, और वह स्वीकार कर लेती है। जैसे ही आसमान में आतिशबाजी फूटती है, जैक हाइड दूर से उत्सव को देखता है, चुपचाप उनसे बदला लेने की कसम खाता है। गालना डकोटा जॉनसन, अनास्तासिया, एना स्टील के रूप में
जेमी डोरनन, क्रिश्चियन ग्रे, एरिक जॉनसन, जैक हाइड, एसआईपी में एना का बॉस और उसका पीछा करने वाला, एलोइस ममफोर्ड, कैथरीन केट कवानाग, अनास्तासिया की सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट, जो क्रिश्चियन के बड़े भाई इलियट ग्रे के साथ रिश्ते में है, बेला हीथकोट, लीला विलियम्स, क्रिश्चियन की पूर्व अधीनस्थों में से एक, रीटा ओरा, मिया ग्रे, क्रिश्चियन और इलियट की दत्तक छोटी बहन, जेनिफर एहले, कार्ला विल्क्स, अनास्तासिया की मां, अनरेटेड संस्करण, ल्यूक ग्रिम्स, इलियट ग्रे, क्रिश्चियन के दत्तक बड़े भाई, विक्टर रसुक, जोस रोड्रिगेज, अनास्तासिया के दोस्तों में से एक, मैक्स मार्टिनी, जेसन टेलर, क्रिश्चियन के अंगरक्षक और सुरक्षा प्रमुख, ब्रूस ऑल्टमैन, एसआईपी के अध्यक्ष जेरी रोच के रूप में, किम बेसिंगर, एलेना लिंकन, क्रिश्चियन की बिजनेस पार्टनर और पूर्व प्रेमिका, मार्सिया गे हार्डेन, ग्रेस ट्रेवेलियन ग्रे के रूप में, क्रिश्चियन की दत्तक मां। उत्पादन यूनिवर्सल पिक्चर्स और फोकस फीचर्स ने मार्च 2012 में त्रयी के अधिकार सुरक्षित कर लिए। 5 और यूनिवर्सल फिल्म का वितरक है। श्रृंखला की पहली पुस्तक को इसी नाम से एक फिल्म में रूपांतरित किया गया था और 13 फरवरी 2015 को रिलीज किया गया था। अनुकूलन का निर्माण फोकस 6 माइकल डी लुका प्रोडक्शंस और ट्रिगर स्ट्रीट प्रोडक्शंस द्वारा किया गया था। 7 मार्च 2014 में पहली फिल्म के एक निर्माता डाना ब्रुनेट्टी ने कहा था कि तब तक सीक्वल बनाने की कोई ठोस योजना नहीं थी। 8 पहली फिल्म के खुलने से पहले सीक्वल के लिए प्रशंसकों में उच्च प्रत्याशा थी। जब पहली फिल्म का प्रीमियर 6 फरवरी को न्यूयॉर्क शहर में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में हुआ, तो निर्देशक सैम टेलर जॉनसन ने घोषणा की कि पुस्तक सीक्वल 50 शेड्स डार्कर और 50 शेड्स फ्रीड को भी रूपांतरित किया जाएगा, जिसका पहला भाग 2016 में रिलीज किया जाएगा। 9 घोषणा के ठीक बाद निर्देशक ने डिजिटल स्पाई को बताया कि यह मेरा निर्णय नहीं है और मैं किसी भी चर्चा से अवगत नहीं हूं। 25 मार्च 2015 को टेलर जॉनसन ने आधिकारिक तौर पर फ्रेंचाइजी छोड़ दी। 2 अप्रैल 2015 को डेडलाइन ने पुष्टि की कि डे लुका ने सोनी पिक्चर्स को छोड़कर 50 शेड्स सीक्वल का निर्माण करने के लिए यूनिवर्सल में वापसी की है। 22 अप्रैल 2015 को यह घोषणा की गई कि ईएल जेम्स के पति नियाल लियोनार्ड सीक्वल की पटकथा लिखेंगे। 14 अप्रैल 2015 में यूनिवर्सल पिक्चर्स की अध्यक्ष डोना लैंगली ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया कि दूसरी किस्त एक थ्रिलर से अधिक होगी। 15 जुलाई 2015 में यह पुष्टि की गई कि गायिका रीटा ओरा सीक्वल में अपनी भूमिका मिया ग्रे को फिर से निभाएंगी। 20 अगस्त 2015 को डेडलाइन द्वारा खुलासा किया गया था कि जेम्स फोले सीक्वल और तीसरी फिल्म 50 शेड्स फ्रीड का निर्देशन करने के लिए सबसे आगे थे, जबकि स्टूडियो रेबेका थॉमस, मार्क पेलिंगटन और तान्या वेक्सलर सहित अन्य निर्देशकों पर भी नजर गड़ाए हुए था और फोले के साथ बातचीत अभी शुरू नहीं हुई थी। 12 नवंबर 2015 को द रैप ने पुष्टि की कि फोले दोनों सीक्वल का निर्देशन करेंगे, जिसे 2016 में बैक टू बैक शूट किया जाएगा, जिसमें माइकल डी लुका और ब्रुनेट्टी ईएल जेम्स के साथ मिलकर निर्माण करने के लिए लौटेंगे। 18 डकोटा जॉनसन और जेमी डोरनन के सीक्वल के लिए लौटने की पुष्टि की गई। रलाई 28 जनवरी 2016 को किम बेसिंगर, ग्रे की बिजनेस पार्टनर और पूर्व प्रमुख एलेना लिंकन की भूमिका निभाने के लिए फिल्म में शामिल हुई, जबकि ल्यूक ग्रिम्स, एलोइस ममफोर्ड और मैक्स मार्टिनी पहली फिल्म से अपने किरदारों को दोहराने के लिए तैयार थे। 5 फरवरी को बेला हीथकोट को ग्रे की पूर्व अधीनस्थों में से एक, लीला के रूप में चुना गया। 20 उसी महीने एरिक जॉनसन को जैक हाइड की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। 18 फरवरी को रॉबिन ली और फे मास्टरसन फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। 26 फरवरी को टाइलर होचलिन को बॉयस फॉक्स की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। 24 और 7 अप्रैल को यह बताया गया कि ह्यूग डेंसी मुख्य फोटोग्राफी शुरू में
जून 2015 में वैंकूवर में शुरू होने वाली थी। 26 हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 14 बाद में बताया गया कि फिल्मांकन फरवरी 2016 में वैंकूवर में शुरू होगा, जबकि स्टूडियो नॉर्थ शोर स्टूडियो को फिल्म के लिए बुक किया गया था। 27-28 नवंबर 2015 में यूनिवर्सल स्टूडियो ने घोषणा की कि फिल्म और फ्रीड को बैक टू बैक शूट किया जाएगा, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी 2016 की शुरुआत में शुरू होने वाली है। 29 फिल्मांकन पेरिस और वैंकूवर में 9 फरवरी 2016 से 12 जुलाई 2016 तक। फर्दर एडवेंचर्स ऑफ मैक्स एंड बैंक्स 2.3 इंच के तहत हुआ। 30, 31, 32 मुख्य फोटोग्राफी 11 अप्रैल 2016 को समाप्त हुई। 33 संगीत मुख्य लेख 50 शेड्स डार्कर ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। फिल्म का साउंड ट्रैक 2 अलग-अलग संस्करणों में जारी किया गया था। एक फिल्म में इस्तेमाल किए गए 19 लोकप्रिय कलाकारों के गीतों के लिए और दूसरा डैनी एल्फमैन द्वारा फिल्म के लिए रचित मूल स्कोर के लिए अलग रिलीज। साउंड ट्रैक रिलीज के लोकप्रिय कलाकारों के संस्करण में एल्फमैन के 2 थीम भी शामिल किए गए थे। फिल्म का थीम गीत आई डोंट वाना लिव फॉरएवर जैन और टेलर स्विफ्ट द्वारा 9 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। 34 अगले महीने 13 जनवरी 2017 को हेल्सी ने साउंड ट्रैक का अगला सिंगल नॉट अफ्रेड एनीमोर रिलीज किया। मुक्त करना विपणन 15 सितंबर 2016 को यूनिवर्सल ने फिल्म का पहला आधिकारिक ट्रेलर जारी किया, जिसने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों से अपने पहले 24 घंटों में अभूतपूर्व 114 मिलियन बार देखा। फिल्म के आधिकारिक फेसबुक पेज पर इसे 2.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया। उत्तरी अमेरिका से 39.4 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जबकि यूके, मैक्सिको और फ्रांस सहित 32 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 74.6 मिलियन बार देखा गया। इसने स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जब इसे अक्टूबर 2015 में समान समय में 112 मिलियन बार देखा गया था। 35 बाद में यह रिकॉर्ड डिज्नी की ब्यूटी एंड द बीस्ट के दूसरे ट्रेलर द्वारा नवंबर 2016 में 127.6 मिलियन बार देखा गया। 36 रेटिंग 10 नवंबर 2016 को सीक्वल को मजबूत कामुक यौन सामग्री, कुछ ग्राफिक नग्नता और भाषा के लिए MPA द्वारा R रेटिंग दी गई थी। 37 कनाडा में क्यूबेक को छोड़कर सभी प्रांतों में फिल्म को इसकी यौन सामग्री के लिए 18 A के तहत वर्गीकृत किया गया था। 38, 39, 40, 41, 42, 43 क्यूबेक में, जिसकी एक अलग रेटिंग प्रणाली है, इसे इसकी कामुकता के लिए 16+ के तहत वर्गीकृत किया गया था। 44 यूनाइटेड किंगडम में फिल्म को मजबूत सेक्स के लिए 18 प्रमाण पत्र दिया गया था। 1 फिलीपींस में फिल्म को मूवी एंड टेलीविजन रिव्यू एंड क्लासिफिकेशन बोर्ड MTRCB से 18 रेटिंग मिली, जिसका मतलब है कि केवल 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के फिल्म देखने वाले ही इसकी मजबूत यौन सामग्री के कारण फिल्म देख सकते हैं। 45 46 न्यूजीलैंड में फिल्म को मूल रूप से 50 शेड्स ऑफ ग्रे के साथ R18 की रेटिंग दी गई थी, हालांकि 2019 में फिल्म को सेक्स दृश्यों, आपत्तिजनक भाषा और नग्नता के लिए R16 पर गिरा दिया गया था। थिएट्रिकल 50 शेड्स डार्कर 10 फरवरी 2017 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी। 47 होम मीडिया डिजिटल HD को 25 अप्रैल 2017 को अमेज़न और iTunes पर रिलीज किया गया था, जबकि DVD, ब्लूरे की शुरुआत 9 मई 2017 को हुई और बिक्री में नंबर 1 स्थान हासिल किया। 48 स्वागत बॉक्स ऑफिस 50 शेड्स डार्कर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $114.5 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $266.5 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $381.1 मिलियन की कमाई हुई।
जबकि इसका उत्पादन बजट $55 मिलियन था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 50 शेड्स डार्कर 2 अन्य सीक्वल, द लेगो बैटमैन मूवी और जॉन विक चैप्टर 2 के साथ खुली और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 32-40 मिलियन की कमाई होने का अनुमान था। 49-50 इसने 3,120 सिनेमाघरों में गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $5.72 मिलियन कमाए, जो कि इसके पूर्ववर्ती द्वारा 2 साल पहले की गई $8.6 मिलियन की कमाई से कम था, लेकिन फिर भी यह किसी आर-रेटेड फिल्म के लिए छठा सबसे अच्छा गुरुवार पूर्वावलोकन सकल था। फिल्म ने शुक्रवार को $21.5 मिलियन कमाए, जो कि पहली फिल्म के $30 मिलियन के शुरुआती दिन से 30% कम था, लेकिन उस दिन बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। यह पहली फिल्म के $85.1 मिलियन से 45% कम होकर $46.6 मिलियन के साथ शुरू हुई। 51 फिल्म ने वैलेंटाइन डे पर $11 मिलियन की कमाई की, जो द वॉव 2012 में $11.6 मिलियन के बाद सप्ताह के किसी दिन छुट्टी पड़ने पर दूसरी सबसे बड़ी राशि थी, और इसकी 5 दिवसीय सकल कमाई $61.5 मिलियन थी। 52 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $20.3 मिलियन की कमाई की, जो फिर से द लेगो बैटमैन मूवी के बाद बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर रही। इसने अपने पहले सप्ताहांत की सकल कमाई से 56.5% की गिरावट दर्ज की, और यह पहली फिल्म द्वारा अपने दूसरे सप्ताहांत में अर्जित की गई राशि $22.3 मिलियन से केवल $2 मिलियन पीछे थी। केवल इसने अपने संबंधित डेब्यू से 73.9% की गिरावट दर्ज की। 53 अपने तीसरे सप्ताहांत में इसने $7.7 मिलियन की कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर 5वें स्थान पर आ गई। 54 उत्तरी अमेरिका के बाहर फिल्म को 57 देशों में एक साथ रिलीज किया गया था, और इसके पहले 3 दिनों में 155 मिलियन की कमाई करने की उम्मीद थी। 2 इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $97.8 मिलियन की कमाई की, जो अब तक की चौथी सबसे बड़ी आर-रेटेड अंतर्राष्ट्रीय ओपनिंग थी। इसके सबसे ज्यादा कमाई वाले स्थानों में जर्मनी $11 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम $9.7 मिलियन, फ्रांस $8.7 मिलियन, ब्राजील $7.5 मिलियन, इटली $6.8 मिलियन और रूस $6.7 मिलियन शामिल थे। 55 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। अपने पूर्ववर्ती की तरह ही 50 शेड्स डार्कर को आलोचकों से प्रतिकूल समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी पटकथा, कथा और डोर्नन और जॉनसन के अभिनय की आलोचना की। 56 समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 209 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 11% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 3.23 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त रसायन विज्ञान की गर्मी या कथात्मक घर्षण की कमी के कारण लंगरा 50 शेड्स डार्कर किंकी होना चाहता है, लेकिन केवल सजा के अपने रूप में कार्य करता है। 57 मेटाक्रिटिक पर 39 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 33 का स्कोर मिला है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है। 58 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जो इसके पूर्ववर्ती द्वारा अर्जित C+ से बेहतर था, जबकि पोस्टरट्रैक ने बताया कि फिल्म देखने वालों ने इसे 82% समग्र सकारात्मक स्कोर और 68% निश्चित रूप से अनुशंसित दिया। 51 रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए। उन्होंने कहा, यह एक अच्छी दिखने वाली, कभी कभी उत्तेजक, ज्यादातर साबुन जैसी और नीरस नींद लाने वाली फिल्म है। 59 अप्रोक्स के विंस मैंसिनी ने फिल्म की खामियों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि फिल्म देखना आनंददायक था। उन्होंने कहा, कथन की फुहरता को छोड़कर एक बाहरी व्यक्ति के रूप में 50 शेड्स डार्कर देखना एक उचित रूप से विचलित करने वाला अनुभव था। अजीब, बेवकूफ मजा जो दर्शकों द्वारा और भी मजेदार बना दिया गया था, जो सेक्स दृश्यों के दौरान स्क्रीन पर चिल्लाते और चिल्लाते थे। मुझे वास्तव में यह समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे उनके मजे लेने का एहसास अच्छा लगा।
हालांकि 2 घंटे से ज्यादा समय में यह थोड़ा थका देने वाला था। 60 न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए मनोहला डार्गिस ने फिल्म की विषय वस्तु के बारे में इसी तरह की अस्पष्ट राय व्यक्त की, जिसमें कहा गया, मैं 50 शेड्स डार्कर में सुश्री जॉनसन के लिए अभी भी उत्साहित था, भले ही यह कठिन साबित हुआ हो। एक बार फिर कहानी में अनास्तासिया स्टील, सुश्री जॉनसन और उसके अरबती प्रेमी क्रिश्चियन ग्रे, जेमी डोरनन के बीच रोमांस शामिल है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मजबूत मांसपेशियां, महंगे खिलौने और नीरस मुद्दे हैं। चीजें और विचित्रताएं होती है। एक बंदूक चलाई जाती है, एक संभावित बलात्कारी को दंडित किया जाता है और अनास्तासिया के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। अधिकतर वह आगे बढ़ती है और पीछे हटती है, दोहराएं, विलाप करती है और कराहती है, और हर बार जब क्रिश्चियन बेडरूम के बाहर उस पर हावी होने की कोशिश करता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। इस तरह का पीछा करने वाला व्यवहार दिखाती है जो आमतौर पर प्रतिबंध लगाने के आदेशों की ओर ले जाता है। 61 द न्यू यॉर्कर के रिचर्ड ब्रॉडी ने इस फिल्म को पहली फिल्म से घटिया बताया और निर्देशकों के परिवर्तन में गलती निकालते हुए कहा, कुछ महान हॉलीवुड मेलोड्रामा जैसे डगलस सिर्क की मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन में 50 शेड्स डार्कर की तुलना में और भी अधिक असाधारण बेतुकेपन की कथावस्तु थी। उनकी चरम कृत्रिमता चरम विचारों और चरम भावनाओं के लिए एक रूपरेखा बन गई, यहाँ तक कि उस युग में भी जब शयनकक्ष में क्या चल रहा है इस बारे में अत्यधिक सार्वजनिक संकोच था। यौन स्पष्टता के वर्तमान युग की स्वतंत्रता चरित्र चित्रण और अंतरंग कल्पना के क्षेत्रों को आमंत्रित करती है, जिसे 50 शेड्स श्रृंखला की पहली फिल्म संकेत देती है और दूसरी पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। 50 शेड्स डार्कर की अपने पात्रों की पहचान, संघर्ष और इच्छाओं के प्रति उदासीनता इसकी अपनी सिनेमाई सामग्री के प्रति उदासीनता से मेल खाती है। फिल्म की नरम निष्पक्षता विचित्र है। इसका पोर्नोग्राफी का तत्व सेक्स के चित्रण में नहीं है, बल्कि लोगों, रिश्तों, स्थितियों के चित्रण में है। 50 शेड्स डार्कर में ऐसी कोई गलती नहीं है जिसे एक अच्छा निर्देशक ठीक न कर सके। जेम्स फोले, जन्म 28 दिसंबर 1953, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक है। उनकी 1986 की फिल्म एट क्लोज रेंज को 36वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल किया गया था। एक उनके द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में ग्लेनगेरी ग्लेन रॉस शामिल है, जो डेविड मैमेट के इसी नाम के नाटक पर आधारित है, और द चैम्बर, जो लेखक जॉन ग्रिशम के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। उन्होंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे के 2 सीक्वल, 50 शेड्स डार्कर 2017 और 50 शेड्स फ्रीड 2018 का भी निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन। फोली का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के बे रिज में एक वकील के बेटे के रूप में हुआ था। उन्होंने 1978 में सुनी प्रणाली के एक प्रमुख स्कूल, बफेलो में न्यूयॉर्क के स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से फिल्म अध्ययन और निर्माण में MFA अर्जित करते हुए अपनी शिक्षा जारी रखी। अपने अंतिम वर्ष के दौरान प्रशंसित निर्देशक हैल एशबी ने उनकी छात्र फिल्म को देखा जब इसे फिल्म स्कूल प्रोजेक्शन पार्टी के दौरान दीवार पर प्रक्षेपित किया गया था और उन्हें एशबी की नवगठित उत्पादन कंपनी के लिए कुछ लिखने का आग्रह किया। दुर्भाग्य से कंपनी फोली के लेखन समाप्त होने से पहले ही दिवालिया हो गई, लेकिन अनुमोदन की मुहर उनके करियर को शुरू करने के लिए पर्याप्त थी। आजीविका। 1984 में फोली ने रेकलेस के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें एडन क्विन और डेरिल हन्ना ने अभिनय किया। 4 उन्होंने 1992 में ग्लेनगेरी ग्लेन रॉस का निर्देशन किया। 5 द करप्टोर, उनकी एक्शन फिल्म जिसमें चाओ यून-फैट और मार्क वाहलबर्ग ने अभिनय किया था, 1999 में रिलीज हुई थी। 6 उनकी 2003 की फिल्म कॉन्फ्रेंस में एडवर्ड बर्न्स ने अभिनय किया था। 7 उन्होंने 2007 में हैल बेरी अभिनीत एक थ्रिलर फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर का निर्देशन किया। 8 उन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला हाउस ऑफ कार्ड्स के 12 एपिसोड सहित टेलीविजन के लिए भी निर्देशन किया है। 9 वह अक्सर छायाकार
जुआन रुइज एंचिया के साथ सहयोग करते। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक नोट्स। 1984 लापरवाह। 1986 पास की सीमा से। 1987 वह लड़की कौन है। 1990 अंधेरे के बाद, मेरी प्यारी लेखक भी। 1992 ग्लेनगैरी ग्लेन रॉस। 1995 दो बिट्स। 1996 चैम्बर। 1996 डर। 1999 भ्रष्टाचारी। 2003 आत्मविश्वास। 2007 सटीक अनजान। 2017 50 शदेस डार्कर। 2018 50 रंगों की रिहा। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक नोट्स। 1991 दो चोटियां एपिसोड, घाव और निशान। 1997 बंदूक एपिसोड, द शॉट। 2004 हॉलीवुड डिवीजन टीवी फिल्म। 2013 हैनिबल एपिसोड शरबत। 2013 से 2015 ताश का घर 12 एपिसोड। 2014 खतरे वाला इलाका टीवी फिल्म। 2015 वेवार्ड पाइंस एपिसोड सत्य। पाकर चिंतित हो जाती है, जिसमें बीडीएसएम अनुबंध पर चर्चा हो रही है। हालांकि एना उसे आश्वस्त करती है कि क्रिश्चियन के साथ उसका रिश्ता एक साधारण रिश्ता है। जोरे द्वारा अपनी सगाई की घोषणा करने के बाद, एलेना, जो अभी भी क्रिश्चियन से प्यार करती है, एना से भिड़ जाती है। एना पर सोने की खुदाई करने वाली होने का आरोप लगाते हुए, एलेना का दावा है कि एक साधारण रिश्ता कभी भी क्रिश्चियन को संतुष्ट नहीं कर सकता। क्रिश्चियन उनकी लड़ाई में बाधा डालता है और एलेना से भिड़ जाता है। वह कहता है कि जबकि एलेना ने उसे अपने जीवन पर नियंत्रण रखना सिखाया, उसने उसे कभी भी एना की तरह प्यार करना नहीं सिखाया। क्रिश्चियन की दत्तक माँ, ग्रेस, बहस सुन लेती है और इस बात से क्रोधित हो जाती है कि एलेना ने उसके किशोर बेटे का शिकार किया। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद, ग्रेस एलेना को उसके कार्यों के लिए फटकारती है और उसे अपने परिवार के जीवन से हमेशा के लिए बाहर जाने का आदेश देती है। एलेना के जाने के बाद, ग्रेस क्रिश्चियन से इस बारे में बात करती है। वह ग्रेस को पूरी कहानी बताता है और एलेना के साथ अपने व्यापारिक संबंध समाप्त करने का फैसला करता है, उसे सैलून दे देता है। क्रिश्चियन एना को बोटहाउस में ले जाता है, जिसे फूलों और हल्की रोशनी से सजाया गया है। वह एक अंगूठी के साथ उचित तरीके से प्रपोज करता है और एना स्वीकार कर लेती है। ग्रेज की हवेली के बाहर, जैक हाइड चुपके से पार्टी देखता है। वह वही है जिसने क्रिश्चियन के हेलीकॉप्टर में तोड़फोड़ की थी और बदला लेने की कसम खाई है। वर्ण। अनास्तासिया, एना रोज स्टील, कॉलेज स्नातक, जैक हाइड की पीए और क्रिश्चियन ग्रे की प्राथमिक प्रेमिका। क्रिश्चियन ग्रे 27/28 वर्षीय धनी उद्यमी और ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग्स, इंक के सीईओ। जेसन टेलर, क्रिश्चियन का अंगरक्षक और क्रिश्चियन की सुरक्षा टीम का प्रमुख। ल्यूक सॉयर, एना की सुरक्षा का प्रभारी अंगरक्षक। एलेना लिंकन, क्रिश्चियन की पुरानी दोस्त और बिजनेस पार्टनर। उसे एक लंबी, सुंदर, सेक्सी, राजसी प्लेटिनम गोरी महिला के रूप में वर्णित किया गया है और वह 30 के दशक के अंत या 40 के दशक की शुरुआत में दिखती है। वह जैक हाइड के अलावा मुख्य प्रतिपक्षियों में से एक है। इलियट ग्रे, कैरिक ग्रे और डॉ ग्रेस ट्रेवेलियन ग्रे के पुत्र और क्रिश्चियन ग्रे और मिया ग्रे के बड़े भाई। मिया ग्रे, कैरिक ग्रे और डॉ ग्रेस ट्रेवेलियन ग्रे की दत्तक पुत्री और क्रिश्चियन ग्रे और इलियट ग्रे की छोटी बहन। कैथरीन केट कवानाग, एना की सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट। इलियट ग्रे के साथ रिश्ते में। जैक हाइड, सिएटल इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग, एसआईपी में अधिग्रहण संपादक और क्रिश्चियन ग्रे के प्रतिद्वंद्वी। एलेना के अलावा मुख्य प्रतिपक्षियों में से एक और 50 शेड्स फ्रीड में मुख्य प्रतिपक्षी बन जाता है। लीला विलियम्स, क्रिश्चियन की पूर्व अधीनस्थ और एक छोटी प्रतिपक्षी। रे स्टील, एना के सौतेले पिता जो उसके पिता थे। रॉ ग्रेस ट्रेवेलियन ग्रे,
क्रिश्चियन की दत्तक माता कैरिक ग्रे, क्रिश्चियन के दत्तक पिता कार्ला में विल्क्स, एना की मां 4 बार शादी की, एथन कावानाग, केट कावानाग का बड़ा भाई और एना का मित्र, जोस रोड्रिगेज, एना का करीबी दोस्त, एलिजाबेथ मॉर्गन, एसआईपी में एक सहकर्मी। स्वागत। यह उपन्यास यूएसए टुडे बेस्टसेलर सूची में नंबर 2 पर पहुंच गया, एक और द गार्जियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम में अब तक की शीर्ष 100 बेस्टसेलिंग पुस्तकों में नंबर 11 पर माना जाता है। 2. फिल्म रूपांतरण। मुख्य लेख 50 शेड्स डार्कर। फिल्म मार्च 2014 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे के इसी नाम के फिल्म रूपांतरण के निर्माता डाना ब्रुनेट्टी ने कहा था कि तब तक सीक्वल बनाने की कोई ठोस योजना नहीं थी। 3. वह फिल्म 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी। पहली फिल्म के प्रीमियर से पहले फिल्म के सीक्वल के लिए प्रशंसकों में अभी भी उच्च प्रत्याशा थी। 6 फरवरी 2015 को न्यूयॉर्क सिटी में एक विशेष प्रशंसक स्क्रीनिंग में पहली फिल्म के प्रीमियर के बाद निर्देशक सैम टेलर जॉनसन ने पहली फिल्म के बाद 2 सीक्वल की पुष्टि की, जिसमें 50 शेड्स डार्कर 2016 में रिलीज होगी। 4. प्रमुख फोटोग्राफी जून 2015 में वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में शुरू हुई। 5. अप्रैल 2015 फिल्म 10 फरवरी 2017 को रिलीज हुई थी। 6. फिल्म का पहला स्टिल शुक्रवार 24 अप्रैल 2015 को जारी किया गया था, जिसमें जेमी डोर्नन को क्रिश्चियन ग्रे के रूप में एक काले मुखौटे में दर्पण में देखते हुए दिखाया गया था। 7. 8 अप्रैल 2015 में यूनिवर्सल पिक्चर्स की चेयरमैन डोना लैंगली ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया कि दूसरी किस्त एक थ्रिलर से अधिक होगी। 9 नवंबर 2015 में यूनिवर्सल स्टूडियोज ने घोषणा की कि दोनों फिल्मों को बैक टू बैक शूट किया जाएगा, जिसमें प्रमुख फोटोग्राफी 2016 की शुरुआत में शुरू होने वाली है। 10. फिल्मांकन 9 फरवरी 2016 को कनाडा में शुरू हुआ और 12 जुलाई 2016 तक जारी रहा। 11. 50 शेड्स डार्कर ब्रिटिश लेखक ईएल जेम्स द्वारा 2012 में लिखा गया कामुक रोमांस उपन्यास है। यह 50 शेड्स त्रयी की दूसरी किस्त है जो एक कॉलेज ग्रेजुएट, अनास्तासिया स्टील और एक युवा व्यवसायी क्रिश्चियन ग्रे के बीच गहरे होते संबंधों को दर्शाती है। पहला और तीसरा खंड 50 शेड्स ऑफ ग्रे और 50 शेड्स फ्रीड क्रमशः 2011 और 2012 में प्रकाशित हुए थे। यह उपन्यास विंटेज बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है और यूएसए टुडे बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर पहुंच गया है। कथानक। क्रिश्चियन को छोड़ने के 3 दिन बाद अनास्तासिया एना स्टील ने सिएटल इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग (SIP) के संपादक जैक हाइड के निजी सहायक के रूप में अपनी नौकरी शुरू की। वह एना को अक्सर बाहर जाने के लिए कहता है, हालांकि इससे वह असहज हो जाती है, लेकिन वह इसे अनदेखा कर देती है। बाद में क्रिश्चियन ने उसे पोर्टलैंड में जोस रोड्रिगेज द्वारा शुरू की गई एक गैलरी प्रदर्शनी के बारे में ईमेल किया, जिसे वह भूल गई थी। एना और क्रिश्चियन एक साथ शो में जाते हैं और एक गली में किस करते हैं। उसी रात वे एक रेस्तरां में डिनर करते हैं और क्रिश्चियन बताता है कि वह उसे किसी भी तरह से चाहता है। वह अपने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता है, लेकिन एना की शर्तों के तहत कोई नियम नहीं और कोई सजा नहीं। वह सहमत है। क्रिश्चियन ने खुलासा किया कि उसने सिप खरीदा है, लेकिन इस सौदे को 1 और महीने तक गुप्त रखना होगा। एना को लगने लगा है कि क्रिश्चियन उसके करियर में दखल दे रहा है, खासकर तब जब उसने कंपनी के खातों को फ्रीज कर दिया, जिससे उसे जैक के साथ न्यूयॉर्क की रात भर की व्यावसायिक यात्रा पर जाने से रोका जा सका। क्रिश्चियन जोर देकर कहता है कि उसकी हरकतें उसकी खुद की सुरक्षा के लिए थीं, क्योंकि जैक एक जानामाना व्यभिचारी है जिसने जाहिर तौर पर अपने पिछले 5 सहायकों को परेशान किया है। जैक आखिरकार घंटों बाद एना को घेर लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है, यौन संबंधों की मांग करता है। एना अपनी आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उपयोग करके भाग जाती है और क्रिश्चियन उसे नौकरी से निकाल देता है और उसका कार्य कंप्यूटर जब्त कर लेता है।
क्रिश्चियन के माता-पिता के घर पर एक मुखौटा नृत्य में भाग लेने के दौरान एना क्रिश्चियन की पूर्व प्रेमिका एलेना लिंकन से मिलती है, जो क्रिश्चियन के साथ एक सैलून व्यवसाय की मालिक है। बाद में एना की नीलामी की जाती है और क्रिश्चियन उसके साथ पहले नृत्य के लिए $1,00,000 की बोली लगाता है। एना को यह जानकर घृणा होती है कि वह एलेना के साथ दोस्ती करना जारी रखता है, जिसने उसे केवल 15 साल की उम्र में बहकाया और उसे BDSM जीवन शैली से परिचित कराया। यह महसूस करते हुए कि क्रिश्चियन एना को एक प्रेमिका के रूप में देखता है, न कि एक आज्ञाकारी के रूप में, एलेना उसके प्रति विरोधी हो जाती है, नवोदित रिश्ते में कलह बोने की कोशिश करती है। इस बीच एना को काम पर लीला विलियम्स द्वारा पीछा किया जाता है, जो क्रिश्चियन की पूर्व अधीनस्थों में से एक है, जो एक बंदूक रखती है। क्रिश्चियन और एना के प्रति लीला का जुनून तब शुरू हुआ जब उसने 4 महीने पहले अपने पति को छोड़ दिया, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई। लीला एना के अपार्टमेंट में घुस जाती है और उसे बंदूक की नोक पर धमकाती है। क्रिश्चियन अपने प्रभुत्व अधीनता के गतिशील का उपयोग करके स्थिति को शांत करता है, जिससे एना चिंतित हो जाती है कि वह एक साधारण रिश्ते से संतुष्ट नहीं हो सकता। एना क्रिश्चियन से लीला के बारे में पूछती है, इस डर से कि एना उसे फिर से छोड़कर जा रही है। क्रिश्चियन आवेग में आकर अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है। एना जवाब नहीं देती है, कहती है कि उसे इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए। जोस, जिसे क्रिश्चियन अभी भी एक रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है, एना से मिलने के लिए सिएटल जाता है, जिसकी अनुमति क्रिश्चियन केवल तभी देता है जब वे दोनों एस्काला में रुकते हैं। क्रिश्चियन के 28वें जन्मदिन से पहले की रात को एना चिंतित हो जाती है, जब वह अपने हेलीकॉप्टर में पोर्टलैंड से सिएटल जाते समय लापता हो जाता है। वह अंततः एस्काला में सुरक्षित वापस आ जाता है, यह बताते हुए कि दोनों हेलीकॉप्टर के इंजन फेल हो गए थे। तोड़फोड़ का संदेह है। उसके लिए अपनी भावनाओं को देखते हुए एना उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। अगले दिन ग्रे परिवार क्रिश्चियन के लिए एक बड़ी जन्मदिन की पार्टी आयोजित करता है। एना की दोस्त केट एना और क्रिश्चियन के बीच एक ईमेल। एरिका मिशेल, जन्म 7 मार्च 1963, 1-2, जिन्हें उनके कलम नाम ईएल जेम्स से जाना जाता है, एक ब्रिटिश लेखिका है। उन्होंने कामुक रोमांस उपन्यासों की सबसे अधिक बिकने वाली 50 शेड्स श्रृंखला लिखी। 3-4, जिसने इसी नाम की एक फिल्म त्रयी सहित एक मल्टीमीडिया फ्रेंचाइजी को जन्म दिया। 5, इससे पहले उन्होंने ट्वाइलाइट फैन फिक्शन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स लिखा था, जो वेब नाम स्नोक्वींस आइस ड्रैगन के तहत 50 शेड्स श्रृंखला के आधार के रूप में काम करता था। 2019 में उन्होंने 50 शेड्स की काल्पनिक दुनिया से असंबद्ध अपनी पहली पुस्तक द मिस्टर प्रकाशित की, जिसे नकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। 6, 7, 8, 50 शेड्स उपन्यासों की दुनिया भर में 150 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 35 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी है और यूनाइटेड किंगडम में अब तक के सबसे तेजी से बिकने वाले पेपरबैक के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। 9, 10, 11, 12, 2012 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया। 13, प्रारंभिक जीवन। एरिका मिशेल का जन्म 7 मार्च 1963 को विल्सरेन, मिडलसेक्स में चिली की मां और स्कॉटिश पिता के घर हुआ था, जो बीबीसी कैमरामैन थे। 1-14, उनका पालन पोषण बकिंघमशायर में हुआ। 1, जेम्स की शिक्षा स्वतंत्र पाइपर्स कॉर्नर स्कूल और बकिंघमशायर के हाई वाइकोम्ब शहर में लड़कियों के लिए एक राज्य व्याकरण स्कूल, वाइकोम्ब हाई स्कूल में हुई। उसके बाद दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में केंट विश्वविद्यालय में, जहां उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया। 1, विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद जेम्स बीकंसफील्ड में राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन स्कूल में स्टूडियो मैनेजर के सहायक बन गए। आजीविका। मुख्य लेख 50 शेड्स ट्रिलॉजी। जेम्स का कहना है कि 50 शेड्स ट्रायोलॉजी का विचार वैम्पायर उपन्यास श्रृंखला ट्वाइलाइट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ। 2008 के अंत में जेम्स ने ट्वाइलाइट फिल्म देखी
और फिर वह उन उपन्यासों में गहराई से डूब गई जिन पर यह फिल्म आधारित थी। उसने कुछ दिनों की अवधि में कई बार उपन्यास पढ़े और फिर किताबों की अगली कड़ी लिखने के लिए तैयार हो गई। जनवरी और अगस्त 2009 के बीच उसने 2 ऐसी किताबें जल्दी लिखी। वह कहती है कि उसने तब फैन फिक्शन की घटना की खोज की और इसने उसे स्नोक्वींस आइस ड्रैगन नाम के तहत किंडल पुस्तकों के रूप में अपने उपन्यास प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। अगस्त 2009 की शुरुआत में उसने फिर 50 शेड्स किताबें लिखना शुरू किया। 15-16 जेम्स ने किताबों की सफलता पर अपने आश्चर्य के बारे में बताया है। उन्होंने कहा, रुचि के विस्फोट ने मुझे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया है। 17 जेम्स ने 50 शेड्स त्रयी का वर्णन मेरे मध्य जीवन संकट बड़े पैमाने पर लिखा है, मेरी सभी कल्पनाएं और बस इतना ही। 18 उन्होंने जनवरी 2009 तक लिखना शुरू नहीं किया था, जैसा कि उन्होंने fanfiction.net पर सक्रिय रहते हुए बताया। मैंने जनवरी 2009 में ट्वाइलाइट गाथा समाप्त करने के बाद लिखना शुरू किया और तब से मैंने इसे बंद नहीं किया है। मैंने अगस्त 2009 में फैन फिक्शन की खोज की। तब से मैंने अपनी 2 फिक्स लिखी है और कम से कम एक और करने की योजना बना रही हूं। उसके बाद कौन जानता है। 19 अगस्त 2013 में जेम्स अपनी पुस्तक बिक्री के कारण फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले लेखकों की सूची में शीर्ष पर रहीं 20, जिसमें $95 मिलियन की कमाई शामिल थी, जिसमें 50 शेड्स ऑफ ग्रे के फिल्म अधिकारों के लिए $5 मिलियन शामिल थे। 21 व्यक्तिगत जीवन। जेम्स ने 1987 में उत्तरी आयरलैंड के उपन्यासकार और पटकथा लेखक नियाल लियोनार्ड से शादी की। उनके 2 बेटे हैं। 2012 तक वे ब्रेंटफोर्ड, वेस्ट लंदन में रहते हैं। 15 पुरस्कार और सम्मान। टाइम पत्रिका द्वारा 2012 टाइम 100 दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोग। 13 2012 पब्लिशर्स वीकली पब्लिशिंग पर्सन ऑफ द ईयर। 22-23 2012 नेशनल बुक अवार्ड यूके वर्ष की लोकप्रिय फिक्शन पुस्तक 50 शेड्स ऑफ ग्रे। 24 2012 नेशनल बुक अवार्ड यूके बुक ऑफ द ईयर 50 शेड्स ऑफ ग्रे। 25 ग्रंथ सूची 50 शेड्स त्रयी 50 शेड्स ऑफ ग्रे 2011 50 शेड्स डार्कर 2012 50 शेड्स फ्रीड 2012 50 शेड्स एज टोल्ड बाय क्रिश्चियन ट्रिलॉजी। ग्रे 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसा कि क्रिश्चियन ने बताया 2015। डार्कर 50 शेड्स डार्कर एज टोल्ड बाय क्रिश्चियन 2017। फ्रीड 50 शेड्स फ्रीड एज टोल्ड बाय क्रिश्चियन 2021। मिस्टर और मिसेज डुओलॉजी द मिस्टर 2019। 1976 में 4 साल तक कवर गर्ल के रूप में काम करने के बाद बेसिंगर ने मॉडलिंग छोड़ दी और अभिनय करने के लिए लॉस एंजल्स चली गईं। उन्होंने मैकमिलन एंड वाइफ और चार्लीज एंजेल्स जैसे कुछ टेलीविजन शो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 14 बाद की सीरीज में एक नियमित भूमिका को ठुकरा दिया जो अंततः चेरिल लैड को मिल गई। 15 उनकी पहली अभिनीत भूमिका एक टीवी के लिए बनी फिल्म केटी पोर्ट्रेट ऑफ ए सेंटरफोल्ड 1978 थी, जिसमें उन्होंने एक छोटे शहर की लड़की की भूमिका निभाई थी जो हॉलीवुड में अभिनेत्री बनने जाती है और पुरुषों की एक पत्रिका के लिए एक प्रसिद्ध सेंटरफोल्ड बन जाती है। 16 1979 में उन्होंने फ्रॉम हियर टू इटर्निटी के मिनी सीरीज रीमेक में नताली वुड, विलियम डेवन और स्टीव रेल्सबैक के साथ सहअभिनय किया। 1980 में प्रसारित 13 एपिसोड स्पिन-ऑफ में वेश्या लोरेन रोजर्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 16 1981 में बेसिंगर ने प्लेबॉय के लिए एक प्रसिद्ध नग्न चित्रांकन के लिए पोज दिया। 15 और समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त लेकिन कम देखे गए ग्रामीण नाटक हार्ड कंट्री में अपनी पहली फीचर फिल्म की। 7 जिसके बाद उन्होंने चार्लटन हेस्टन निर्देशित आउटडोर एडवेंचर मदर लोर 1982 में काम किया। विश्वव्यापी प्रदर्शन
1983 से 1989। उनका 1981 का प्लेबॉय शूट 1983 तक प्रकाशित नहीं हुआ था, जब बेसिंगर ने इसका इस्तेमाल नेवर से नेवर अगेन 1983 में बॉन्ड गर्ल डोमिनो पेटाची के रूप में अपनी सफल भूमिका को बढ़ावा देने के लिए किया, जहां उन्होंने शॉन कॉनरी के साथ अभिनय किया। फिल्म की अपनी समीक्षा में द वाशिंगटन पोस्ट के गैरी अर्नोल्ड ने कहा कि बेसिंगर लिव उलमन की एक कामुक भाई की तरह दिखती है और उनमें कुछ खास बात है। 17 दुनिया भर में नेवर से नेवर अगेन ने 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 18 बेसिंगर ने कहा कि उनके बाद के प्लेबॉय प्रदर्शन ने उन्हें और अवसर दिए, जैसे कि बैरी लेविंसन की द नेचुरल 1984। ब्लेक एडवर्ड्स ने उन्हें अपनी फिल्मों में 2 बार कास्ट किया, द मैन हू लव्ड विमेन 1983 में टेक्सास के एक करोड़पति से विवाहित एक खूबसूरत महिला के रूप में, और ब्लाइंड डेट 1987 में एक शर्मीली महिला के रूप में, जो एक काम के प्रति जुनूनी व्यक्ति के साथ डेट पर जाती है। रॉबर्ट ऑल्टमैन ने फूल फॉर लव 1985 में एक पुराने मोटल में अपने पूर्व प्रेमी से छुपने वाली महिला की भूमिका में बेसिंगर को कास्ट किया। 1986 में बेसिंगर ने एड्रियन लिन की विवादास्पद कामुक रोमांटिक ड्रामा नो वीक्स में मिकी राउर्के के विपरीत न्यूयॉर्क सिटी आर्ट गैलरी कर्मचारी के रूप में अभिनय किया, जिसका एक रहस्यमय वॉल स्ट्रीट ब्रोकर के साथ संक्षिप्त लेकिन गहन संबंध है। 19 हालांकि यह फिल्म उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन इसने यूरोप, विशेष रूप से फ्रांस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और होम वीडियो और केबल पर एक बड़ा अमेरिकी प्रशंसक आधार हासिल किया। रोजर एबर्ट ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए इसकी तुलना लास्ट टैंगो इन पेरिस से की और कहा कि बेसिंगर ने एक कामुक तनाव विकसित करने में मदद की, जो विश्वसनीय, जटिल और कामुक है। 20 अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक निर्देशक रॉबर्ट बेंटन ने भी उन्हें नादिन 1987 में परेशानी में फंसी एक गर्भवती महिला की शीर्षक भूमिका में लिया। जबकि इस अवधि के दौरान बेसिंगर ने जिन फिल्मों में अभिनय किया, उनमें से अधिकांश सफलता की अलग-अलग डिग्री के साथ रिलीज हुई, उन्होंने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में मदद की। बॉक्स ऑफिस पर कुल 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के साथ 21 उनके करियर की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म टिम बर्टन की 1989 की फिल्म बैटमैन है। 22 जिसमें बेसिंगर ने माइकल कीटन, बैटमैन और जैक निकोलसन, जोकर के विपरीत फोटो जर्नलिस्ट विकी वेले की भूमिका निभाई थी। बेसिंगर ने निर्माता जॉन पीटर्स के साथ फिल्म के तीसरे एक्ट को फिर से लिखा। 23 हॉलीवुड रिपोर्टर ने अपनी मूल समीक्षा में टिप्पणी की कि फिल्म की विशिष्टता और आत्मा ब्रूस वेन के रूप में माइकल कीटन और विकी वेले के रूप में किम बेसिंगर के खूबसूरती से परिभाषित और गहन प्रदर्शन के माध्यम से प्राप्त की गई है। 24 1990 के दशक 1989 में ड्यूविल अमेरिकी फिल्म महोत्सव में बेसिंगर। बैटमैन की सफलता के बाद बेसिंगर ने कॉमेडी द मैरिइंग मैन 1991 में एलेक्स बाल्डविन के साथ एक ग्लैमरस गायिका की भूमिका निभाई और नियोनोयर फाइनल एनालिसिस 1992 में रिचर्ड गेरे के साथ अपनी बहन के मनोचिकित्सक के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी महिला की भूमिका निभाई। दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर मध्यम रिटर्न के साथ रिलीज किया गया था। 25 1992 में बेसिंगर वास नॉट वास के शेक योर हेड के पुनः रिकॉर्ड किए गए संस्करण में एक अतिथि गायिका भी थीं, जिसमें ओजी ऑसबॉर्न ने गायन किया था और यह यूके के शीर्ष 5 में पहुंचा था। 26 और आज तक की उनकी एकमात्र आवाज अभिनय परियोजना राल्फ बख्शी। 1993 में बेसिंगर ने अपराध फिल्म द रियल मैकॉय में हाल ही में जेल से रिहा हुई एक महिला की भूमिका निभाई और कॉमेडी वेंस वर्ल्ड 2 में हनी हॉर्नी नाम की एक महिला की भूमिका निभाई। 1994 में वह थ्रिलर द गेटवे के लिए बाल्डविन के साथ पेशेवर रूप से फिर से जुड़ी, जिसमें उन्होंने एक पूर्व ठग की पत्नी की भूमिका निभाई, और निर्देशक रॉबर्ट ऑल्टमैन के साथ कॉमेडी प्रेटे पोर्टर में एक बेदम मंदबुद्धि केबल रिपोर्टर की भूमिका निभाई। 27 वित्तीय मुद्दों के बीच 1990 के दशक के मध्य तक बेसिंगर स्क्रीन से दूर हो गईं। किमिला एन बेसिंगर 1/BES R/BE SINGR
जन्म 8 दिसंबर 1953, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए प्रशंसा प्राप्त की है, जिसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। शुरुआत में एक टीवी स्टारलेट, वह 1983 में बॉन्ड गर्ल के रूप में प्रसिद्ध हुई और अगले 2 दशकों तक एक लंबे सुनहरे दिनों का आनंद लिया। 2011 में लॉस एंजल्स टाइम्स मैगजीन ने उन्हें फिल्मों में 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं में तीसरा स्थान दिया। 2. बेसिंगर ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की और 1976 में अभिनय में बदल गईं। वह कई टेलीविजन प्रस्तुतियों में दिखाई दी, जिसमें फ्रॉम हियर टू इटर्निटी 1979 का रीमेक भी शामिल है। इससे पहले कि वह ग्रामीण ड्रामा हार्ड कंट्री 1981 में अपनी पहली फीचर फिल्म बनी। 1980 और 1990 के दशक की सेक्स सिंबल के रूप में प्रशंसित, बेसिंगर ने पहली बार जेम्स बॉन्ड की एंट्री नेवर से नेवर अगेन 1983 में डोमिनो पेटाची के अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने द नेचुरल 1984 में अपनी भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त किया। कामुक ड्रामा 9 वीक्स 1986 में अभिनय किया और टिम बर्टन की बैटमैन 1989 में विकी वेल की भूमिका निभाई, जो उनके करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है। एलए कॉन्फिडेंशियल 1997 में अपनी घातक महिला की भूमिका के लिए बेसिंगर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। उनकी अन्य फिल्मों में नो मर्सी 1986, ब्लाइंड डेट 1987, माई स्टेपमदर इज एन एलियन 1988, कूल वर्ल्ड 1992, द रियल मैकॉय 1993, आई ड्रीम्ड ऑफ अफ्रीका 2000, 8 माइल 2002, द डोर इन द फ्लोर 2004, सेल्यूलर 2004, द सेंटिनल 2006, द बर्निंग प्लेन 2009, ग्रज मैच 2013 और 50 शेड्स डार्कर 2017 शामिल है। आखिरी फिल्म में एलेना लिंकन की भूमिका निभाने वाली बेसिंगर को पिछले 5 नामांकनों के बाद सबसे खराब सहायक अभिनेत्री के लिए रेजी पुरस्कार मिला। मेकअप आर्टिस्ट रॉन स्नाइडर और अभिनेता एलेक बाल्डविन से तलाक लेने के बाद बेसिंगर अपने लंबे समय के हेयर ड्रेसर मिच स्टोन के साथ रहती है। संगीतकार प्रिंस के साथ विवाह के बीच उनका एक हाई प्रोफाइल रिश्ता था, जिसके साथ उन्होंने एक एल्बम हॉलीवुड अफेयर रिकॉर्ड किया और वह बाल्डविन से अपनी शादी से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आयरलैंड बाल्डविन की मां है। प्रारंभिक जीवन और मॉडलिंग 1974 में ब्रेक शैम्पू के लिए मॉडलिंग करते हुए बेसिंगर का जन्म 8 दिसंबर 1953 को जॉर्जिया के एथेंस में हुआ था। 3 उनकी मां एन ली नीकॉडेल 1925 से 2017 एक मॉडल, अभिनेत्री और तैराक थीं, जो एस्तेर विलियम्स की कई फिल्मों में दिखाई दीं। 4 उनके पिता डोनाल्ड वेड बेसिंगर 1923 से 2016 एक बड़े बैंड संगीतकार और ऋण प्रबंधक थे। एक अमेरिकी सेना के सिपाही के रूप में वह डी-डे पर नॉर्मंडी में उतरे। 5 बच्चों में मछली 3 उसके 2 बड़े भाई हैं, स्किप बी 1950 और मिक बी 1951 और 2 छोटी बहनें, बारबरा बी 1956 और एशले बी 1959। बेसिंगर के वंश में अंग्रेजी, जर्मन और उल्स्टर स्कॉट्स शामिल है। 6, 7, 8 बेसिंगर ने खुद को बेहद शर्मीली बताया है, जिसका उनके बचपन और युवावस्था के दौरान उन पर काफी प्रभाव पड़ा। 7 उसने कहा है कि उसका शर्मीलापन इतना चरम पर था कि अगर उसे कक्षा में बोलने के लिए कहा जाता तो वह बेहोश हो जाती। 3-7 बेसिंगर ने लगभग 3 साल की उम्र से लेकर किशोरावस्था तक बैले का अध्ययन किया। किशोरावस्था के मध्य तक उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने स्कूल चीयरलीडिंग टीम के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया। 17 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका की जूनियर मिस स्कॉलरशिप पेजेंट में प्रवेश किया, शहर के स्तर पर जीत हासिल की और एथेंस जूनियर मिस का ताज पहनाया गया।
हालांकि वह राज्य स्तर पर नहीं जीत पाईं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनकी सुंदरता को दर्शाया गया। 9. उन्होंने ब्रेक स्कॉलरशिप के लिए राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा की थी और ब्रेक के लिए एक विज्ञापन में अपनी मां के साथ एक संयुक्त चित्र में दिखाई गई थीं। बेसिंगर को फोर्ड मॉडलिंग एजेंसी के साथ एक मॉडलिंग अनुबंध की पेशकश की गई थी। 3. लेकिन उन्होंने गायन और अभिनय के पक्ष में इसे ठुकरा दिया और जॉर्जिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने जल्द ही पुनर्विचार किया और फोर्ड मॉडल बनने के लिए न्यूयॉर्क चली गईं। 3. प्रतिदिन $1000 कमाने के बावजूद बेसिंगर को मॉडलिंग में कभी मजा नहीं आया। उन्होंने कहा, एक बुकिंग से दूसरी बुकिंग पर जाना बहुत कठिन था और हमेशा अपने दिखने के तरीके से निपटना पड़ता था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दम घुट रहा है। 3. बेसिंगर ने कहा है कि एक मॉडल के रूप में भी, जब अन्य लोग सामने आने से पहले आईने में देखने का आनंद लेते थे, वह इससे घृणा करती थी और असुरक्षा के कारण आईने से बचती थीं। 10. 11. उन्होंने मॉडलिंग और नेबरहुड प्लेहाउस में अभिनय कक्षाओं में भाग लेने के साथ साथ ग्रीनविच विलेज क्लबों में एक गायिका के रूप में प्रदर्शन किया। 12. बेसिंगर मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शन कला के लिए विलियम एस्पर स्टूडियो की पूर्व छात्रा है। वेश्या के रूप में वापसी की। उन्होंने शुरुआत में 2 बार फिल्म को ठुकरा दिया। स्क्रीन पर लौटने और मातृत्व का आनंद लेने में असुरक्षा महसूस कर रही थीं। 7. 10. वाशिंगटन पोस्ट को लगा कि बेसिंगर एक प्रकार की पवित्र कामुकता प्रकट करती है। 28. जिसे रोजर एबर्ट ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक के रूप में वर्णित किया। 2. इस भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार, साथ ही सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर और सहायक भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार दिलाया। 2000 में चार्ली रोज के साथ एक साक्षात्कार में बेसिंगर ने कहा कि एले कॉन्फिडेंशियल और उनकी अगली फिल्म आई ड्रीम्ड ऑफ अफ्रीका 2000 उनके करियर की सबसे सुखद फिल्में थीं। 10-2000 आई ड्रीम्ड ऑफ अफ्रीका में बेसिंगर ने लेखक और पर्यावरणविद कुकी गैलमैन की भूमिका निभाई, जिसमें विंसेंट पेरेज भी थे, जिन्हें उन्होंने अब तक का सबसे अविश्वसनीय अभिनेता कहा। 10. इस फिल्म को उनके लिए जुनून परियोजना के रूप में वर्णित किया गया था और उन्होंने अर्बन सिनेफाइल को बताया कि जब उन्हें केन्या छोड़ना पड़ा, जहां फिल्मांकन हुआ था, तो वे घंटों रोईं। $50 मिलियन के बजट वाली आई ड्रीम्ड ऑफ अफ्रीका को रॉटन टोमाटोज पर 10% रेटिंग मिली और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर केवल $14 मिलियन ही कमा पाई। 30. कर्टिस हैंसन ने उन्हें फिर से कास्ट किया, इस बार एक महत्वाकांक्षी रैपर की शराबी मां के रूप में 8 माइल 2002 में एमिनेम और ब्रिटनी मर्फी के साथ। यह फिल्म साल की कई शीर्ष 10 सूचियों में शामिल हुई और अपनी समीक्षा में रोजर एबर्ट ने जोर देकर कहा, किम बेसिंगर की आलोचना की गई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एमिनेम की मां की भूमिका निभाने के लिए बहुत आकर्षक और यहां तक कि ग्लैमरस है, लेकिन उनका प्रदर्शन प्यार और झुंझलाहट के बीच कहीं सही नोट पाता है। इस उदास असंतुष्ट के साथ रहना आसान नहीं हो सकता, जिसका चेहरा केवल तब चमकता है जब वह अपनी छोटी बहन को देखता है। 8 माइल एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में $242.9 मिलियन की कमाई की। 31. बेसिंगर ने जेफ ब्रिजेस और जॉन फोस्टर के साथ द डोर इन द फ्लोर 2004 में बच्चों की किताबों के लेखक की पत्नी की भूमिका निभाई, जो जॉन इरविंग के उपन्यास ए विडो फॉर 1 ईयर से रूपांतरित भारी यौन विषयों वाला एक नाटक था। फिल्म को सिनेमाघरों में सीमित दर्शक मिले, लेकिन अपनी समीक्षा में रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने महसूस किया कि बेसिंगर की प्रेतवाधित सुंदरता स्मृति में जलती है और इसे उनका सबसे अच्छा काम कहा। 32. इसके बाद बेसिंगर 2 क्राइम थ्रिलर सेलुलर 2004 और द सेंटिनल 2006 में दिखाई दी। सेलुलर में क्रिस इवांस और जेसन स्टेथम के साथ,
उन्होंने एक अमीर हाई स्कूल बायोलॉजी टीचर की भूमिका निभाई जिसे उसके घर में बंधक बना लिया गया था। 33 एंटरटेनमेंट वीकली ने माना कि बेसिंगर एक खतरे में फंसी एक डरी हुई लेकिन संसाधन संपन्न महिला की भूमिका निभाती है। 34 और फिल्म एक मध्यम व्यावसायिक सफलता थी। 35 द सेंटिनल में बेसिंगर ने माइकल डगलस, कीफर सदरलैंड और ईवा लोंगोरिया के साथ संयुक्त राज्य की पहली महिला का किरदार निभाया। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने वैश्विक स्तर पर US 78.1 मिलियन कमाए। 36 इसके बाद बेसिंगर ने निर्देशक गिलर्मो अरियागा की पहली फीचर फिल्म द बर्निंग प्लेन 2008 में विवाहेतर संबंधों वाली एक मां की भूमिका निभाई, जो हाइपरलिंक प्रारूप में वर्णित एक ड्रामा थी जिसमें चार्लीज थेरॉन और जेनिफर लॉरेंस उनके साथ थीं। जबकि फिल्म को सिनेमाघरों में सीमित रिलीज मिली, द टेलीग्राफ ने अपनी समीक्षा में लिखा, अरियागा ने अपनी कहानी के धागों को बड़ी कुशलता से एक साथ खींचा है और उनका काम 3 अभिनेत्रियों के शानदार अभिनय से आसान हो गया है। थेरॉन और बेसिंगर, जो दोनों अगले साल के पुरस्कार सत्र के लिए रेसिंग सर्टिफिकेट की तरह दिखती है, और जेनिफर लॉरेंस बेसिंगर की किशोर बेटी के रूप में। 37 2008 में बेसिंगर ने स्वतंत्र थ्रिलर व्हाइल शी वाज आउट का निर्माण और अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक उपनगरीय गृहिणी की भूमिका निभाई जो 4 हत्यारे गुंडों के साथ एक उजाड़ जंगल में फंस जाने पर खुद की देखभाल करने के लिए मजबूर हो जाती है। 38 सिनेमाघरों में बहुत सीमित रिलीज के बावजूद एलए वीकली ने उस फिल्म को आश्चर्यजनक रूप से मनोरंजक महिला बदला कहानी के रूप में वर्णित किया और बेसिंगर के प्रदर्शन को प्रथम श्रेणी कहा। 39 उनकी अगली फिल्म द इन्फॉर्मर्स 2009, जिसे ब्रेट ईस्टन एलिस ने लिखा था, का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसमें बेसिंगर ने एक थके हुए फिल्म कार्यकारी बिली बॉब थॉर्नटन द्वारा अभिनीत की लंबे समय से उदास पत्नी की भूमिका निभाई। 40 2010 के दशक बेसिंगर ने जैक एफ्रॉन के साथ अलौकिक नाटक चार्ली सेंट क्लाउड 2010 में एक ऐसे युवक की मां की भूमिका निभाई जिसने अपने मृत भाई से एक वादा किया था, जो बेन शेरवुड के 2004 के सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास द डेथ एंड लाइफ ऑफ चार्ली सेंट क्लाउड पर आधारित है। 41 बेसिंगर अपनी अगली फिल्म 2012 की नाइजीरियाई ड्रामा ब्लैक नवंबर में अफ्रीका लौटीं, जो नाइजर डेल्टा समुदाय के अपने पर्यावरण को बचाने के संघर्ष के बारे में थी, जिसे अत्यधिक तेल ड्रिलिंग द्वारा नष्ट किया जा रहा था। कलाकारों की टुकड़ी के हिस्से के रूप में, जिसमें उनके 9 वीक्स के सहकलाकार मिकी राउर के शामिल थे, उन्होंने एक अपहृत रिपोर्टर की भूमिका निभाई, जबकि फिल्म ने अपनी रिलीज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 43 हॉलीवुड रिपोर्टर ने नोट किया, मार्की पर मिकी राउर के और किम बेसिंगर के नामों से मूर्ख मत बनो। 80 के दशक के एक निश्चित युग के हिट कामुक नाटक के सितारों के पुनर्मिलन की लुभावनी संभावना के बावजूद उनकी मामूली उपस्थिति इस अतिरंजित और उपदेशात्मक थ्रिलर की कार्यवाही के लिए काफी हद तक बाहरी है। 44 बेसिंगर ने 2013 की 2 फिल्मों में पत्नी की भूमिका निभाई, स्वतंत्र ड्रामा थर्ड पर्सन, जिसमें लियाम नीसन और ओलिविया वाइल्ड थे, और स्पोर्ट्स कॉमेडी ग्रज मैच, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो और सिल्वेस्टर स्टेलोन थे। आलोचक ओडी हेंडरसन ने बाद की फिल्म की अपनी समीक्षा में बेसिंगर का वर्णन करते हुए टिप्पणी की कि वह 60 की उम्र में भी तेजस्वी दिखती है और फिल्म में तर्क की एकमात्र आवाज प्रदान करती है। 45 बाद में उन्होंने स्वतंत्र ड्रामा 4 मिनट माइल 2014 में मां की भूमिका निभाई और साथ ही एक ऐसी महिला का हिस्सा भी निभाया जो गर्भपात के बाद इसी तरह के स्वतंत्र प्रोडक्शन द 11th ओवर 2014 में एक बच्चा प्राप्त करने के लिए खतरनाक खोज पर निकलती है, जिसे वीओडी के लिए जारी किया गया था। 46 इंडीवायर को लगा कि बेसिंगर 47 2016 में उन्होंने रसेल क्रो और रयान गोसलिंग के साथ अपराध कॉमेडी द नाइस गाइज में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग में एक कुटिल उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई थी। बेसिंगर ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे के सीक्वल 50 शेड्स डार्कर 2017 के फिल्म रूपांतरण में क्रिश्चियन ग्रे की बिजनेस पार्टनर
और पूर्व प्रेमिका एलेना लिंकन की भूमिका निभाई। 48 उनके सहकलाकार डकोटा जॉनसन ने उन्हें काम करने वाले महान लोगों में से एक के रूप में वर्णित किया। 49 नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 381.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 50 बेसिंगर ने 2018 की अगली कड़ी 50 शेड्स फ्रीड में भूमिका को दोहराया। 2020 का दशक जनवरी 2022 में बेसिंगर ने पीटर बोगदानोविच के साथ मिलकर लिट प्रोजेक्ट 2 फ्लक्स बनाया, जो अपनी तरह की पहली लघु फिल्म है जिसे एथेरियम ब्लॉकचेन पर नॉन-फंजिबल टोकन के रूप में उपलब्ध कराया गया है। 51 वह वीडियो गेम क्राइम बॉस रॉकेट सिटी 2023 में एक प्रमुख किरदार है। व्यक्तिगत जीवन फरवरी 1994 में पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में 19वें सेसर पुरस्कार समारोह में एलेक्स बाल्डविन के साथ बेसिंगर। विवाह और रिश्ते मशहूर होने से पहले बेसिंगर ने मॉडल टिम सॉन्डर्स, फोटोग्राफर डेल रॉबिनेट और फुटबॉल खिलाड़ी जो नामत को डेट किया था। 52 53 12 अक्टूबर 1980 को उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट रॉन स्नाइडर ब्रिटन से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात फिल्म हार्ड कंट्री में हुई थी। उसी साल एक हेल्थ फूड स्टोर में पैनिक अटैक के बाद बेसिंगर को एगोराफोबिया हो गया और वह 6 महीने तक घर में ही रहीं। 10 54 शादी के दौरान स्नाइडर ने नौकरी छोड़ दी और अपना उपनाम बदलकर ब्रिटन रख लिया। जब बेसिंगर ने उनसे बी वाला कुछ चुनने का अनुरोध किया ताकि वह अपने विवाहित नाम का उपयोग करते समय वही शुरुआती अक्षर रख सके। 55 दोनों ने क्रिसमस 1989 से ठीक पहले तलाक ले लिया। 56 जिसके बाद बेसिंगर ने उन्हें 8 साल तक $9,000 मासिक गुजारा भत्ता दिया। 57 ब्रिटन ने लॉन्गर देन फॉरएवर नामक एक संस्मरण लिखा। जब उनका पहला तलाक चल रहा था, तब बेसिंगर का हेयरड्रेसर, निर्माता जॉन पीटर्स के साथ साथ गायक प्रिंस के साथ भी रोमांटिक रिश्ता था, जिन्होंने बैटमैन के लिए एल्बम बनाया था और उनकी अप्रकाशित 1989 एल्बम हॉलीवुड अफेयर का भी निर्माण किया था। 53 उसके बाद वह कुछ समय के लिए फिटनेस ट्रेनर फिल वॉल्श और फैशन डिजाइनर एलेक्सियो गांडारा के साथ जुड़ी रहीं। 52 58 1990 में बेसिंगर की मुलाकात अपने दूसरे पति एलेक बाल्डविन से हुई, जब उन्होंने द मैरिंग मैन में प्रेमी की भूमिका निभाई। उन्होंने 19 अगस्त 1993 को शादी की और 1994 में द गेटवे की रीमेक में अभिनय किया। उन्होंने 1998 में द सिम्पसंस के एक एपिसोड में खुद की भूमिका भी निभाई, जिसमें बेसिंगर ने होमर सिम्पसन को उनके अंतिम नाम के उच्चारण में सुधार किया और उनके ऑस्कर स्टैच्यू को चमकाया। बेसिंगर और बाल्डविन की एक बेटी है, आयरलैंड, जिसका जन्म 23 अक्टूबर 1995 को हुआ था। वे 2000 के अंत में अलग हो गए और 3 सितंबर 2002 को तलाक हो गया। 59 60 अपनी 2008 की किताब ए प्रॉमिस टू अवरसेल्व्स ए जर्नी थ्रू फादरहुड एंड डिवोर्स में बाल्डविन ने अपने अलगाव के बाद अपनी बेटी के लिए बेसिंगर के साथ 7 साल की विवादास्पद हिरासत लड़ाई का वर्णन किया, जिसमें कहा गया कि उसने उसे माता-पिता की पहुंच से वंचित करने के प्रयासों में $1.5 मिलियन से अधिक खर्च किए। 61 बाल्डविन से तलाक के बाद बेसिंगर के 8 माइल 2002 के सहकलाकार एमिनेम के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े होने की खबरें आईं। 53 62 जिसे रैपर ने बार-बार नकारा। 63 64 2014 तक उसका कोई और सार्वजनिक लगाव नहीं होगा, जब उसने मिच स्टोन को डेट करना शुरू किया। 65 स्नाइडर और उससे पहले पीटर्स की तरह स्टोन भी बेसिंगर के हेयर स्टाइलिस्ट है। 66 यह जोड़ा मैचिंग गोल्ड बैंड पहनता है और तब से साथ रहने लगा है। 67 वित्तीय समस्याएं कुछ परिवार के सदस्यों ने 1989 में जॉर्जिया के छोटे से शहर ब्रासेल्टन में निजी स्वामित्व वाली जमीन का बड़ा हिस्सा, लगभग 1691 एकड़, $20 मिलियन में खरीदने की सिफारिश की, ताकि इसे मूवी स्टूडियो और फिल्म फेस्टिवल के साथ एक पर्यटक आकर्षण के रूप में स्थापित किया जा सके। 68 हालांकि
उसे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसने 1995 में इसके कुछ हिस्सों को बेचना शुरू कर दिया। 69 शहर अब डेवलपर वेन मेसन के स्वामित्व में है। 1998 में बारबरा वाल्टर्स के साथ एक साक्षात्कार में बेसिंगर ने कहा कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उसके परिवार में दरार आ गई। बेसिंगर की वित्तीय मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उन्होंने बॉक्सिंग हेलेना 1993 फिल्म से हाथ खींच लिया, जिसके परिणामस्वरूप स्टूडियो को उनके खिलाफ $8.9 मिलियन का फैसला मिला। 70 बेसिंगर ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी। 71 और उच्च न्यायालय में फैसले की अपील की, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बदले में उन्होंने और स्टूडियो ने $3.8 मिलियन पर समझौता किया। 69 परिवार से अलगाव। तो दोस्तों ये जो मूवी है 7 फरवरी 2017 को हैम्बर्ग में और 10 फरवरी 2017 को यूनाइटेड स्टेट में, और साथ ही साथ 55 मिलियन का टोटल बजट था। 381 मिलियन इसने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया था, जो कि बेहतरीन रहा था। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था। सुपर डुपर ये हिट रही थी। बाकी OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे इंडिया पे जियो सिनेमा साथ ही साथ G5 पर देख सकते हैं। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।